हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एफएमएम का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। इस चैप्टर में आप लोग ये सीखेंगे कि जो हमारी शेयर मार्केट है वो काम कैसे करती है, और इसके अलावा मेंबरशिप को लेने के लिए क्या प्रोसेस है। अगर कोई मेंबर या फर्म काम नहीं करती है तो उसका सस्पेंशन कैसे होता है। तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। रिमेंबर, ये चैप्टर आपका 50 में से 14 मार्क्स का है, जिसकी अप्रॉक्स मार्किंग जो रहती है 30% रहती है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो सबसे पहली स्लाइड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मार्केट्स कितने टाइप की होती है। सिक्योरिटी मार्केट्स प्रोवाइड अ चैनल फॉर एलोकेशन ऑफ सेविंग टू दोज हु हैव अ प्रोडक्टिव नीड फॉर दैट। बेसिकली सिक्योरिटी मार्केट का काम क्या होता है। एक साइड सेवर है, एक तरफ फर्म्स हैं। तो यहां पर जो हमारा सेवर है और एक हमारी फर्म है, इन दोनों के बीच में हमारी एक मार्केट होती है। ये मार्केट क्या काम करती है। सेवर से पैसा लेगी और फर्म्स को देगी, और फर्म से पैसा विद प्रॉफिट वापस लेके सेवर को रिटर्न करेगी। तो एक तरीके से जो मार्केट होती है ये फंड को चैनलाइज करती है। अब ये जो हमारी मार्केट होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर द कंपनीज और द गवर्नमेंट इशू न्यू सिक्योरिटीज। रिमेंबर, नाम से पता लग रहा है प्राइमरी मार्केट, जहां पर फर्स्ट टाइम शेयर्स को हम लॉन्च करते हैं, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज। जैसे कोई स्टॉक लॉन्च हुआ या बॉन्ड कोई भी लॉन्च हुआ। Secondary market. The secondary market is where the previously issued securities are bought and sold. मतलब प्राइमरी मार्केट में जो हमने शेयर्स को बेचा है, अब उसको बाद में रीसेल कहाँ किया जाए, उस रीसेल करने के लिए जो हमारी मार्केट है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। नाउ द नेक्स्ट इज इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। इंडेक्स क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार ये एक एरो देखा होगा। ये एरो ऐसे जिगजैग पोजीशन में कभी अपलिफ्ट होता है और कभी ये डाउनवर्ड्स होता है। एन इंडेक्स शोज हाउ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल कमोडिटी और अदर मार्केट चेंजेस। ये जो इंडेक्स होता है ये बताता है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो कमोडिटीज हैं या शेयर्स हैं उनके प्राइस कैसे चेंजेस हो रहे हैं। In the stock market, indices represent the overall performance of the equity market। और ये जो एरो होता है स्टॉक मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है। मतलब अगर हमारी मार्केट के अंदर 100 कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो उसमें से अगर ज्यादातर मतलब 50 60 70% कंपनीज के रेट अगर शेयर्स के बढ़ रहे हैं तो ये एरो अपलिफ्ट होगा। और अगर 50 60 कंपनीज के शेयर्स के रेट डाउन जा रहे हैं तो ये एरो डाउनवर्ड्स होगा। मतलब ये जो हमारा इंडेक्स होता है ये 100% कंपनीज का शो नहीं करता। कोरोना के दिन टाइम पर क्या हुआ था कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके शेयर्स के रेट तो अब जा रहे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन थी। क्यों? क्योंकि 2 4 5 10 फर्म के रेट बढ़ने से बाकी 80 90% तो डाउन है, तो ओवरऑल डाउन को ही शो कर रहा है। तो इंडेक्स एक तरीके से पूरी मार्केट के सिनेरियो को शो करता है, ना कि हर एक कंपनी के सिनेरियो को शो करता है। Market capitalization. Market capitalization is the total value of all shares listed on a country stock exchange। कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू को हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड डेली बाय मल्टीप्लाइंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कि हमारी इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो डेली हिसाब से होती है। मतलब हम शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस और जितने हमारे इस टाइम मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, द रेशियो कंप्राइजेस द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक टू जीडीपी। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने ये सीखा कि इस टाइम हमारे मार्केट की टोटल कैपिटल वर्थ कितनी, उसका पता कैसे लगा। इस टाइम मार्केट में जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी क्लोजिंग वैल्यू से। लेकिन मैं अपनी मार्केट की कैपिटल वर्थ को अगर कंट्री के जीडीपी से कंपेयर करता हूं तो इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। इट हेल्प्स मेजर द साइज ऑफ स्टॉक मार्केट रिलेटिव टू द इकोनॉमी।
अगर हमारे जीडीपी के कंपेरेटिवली मार्केट का कैपिटलाइजेशन रेशो ज्यादा है, मतलब मार्केट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रेशो अपलिफ्ट होगा, और अगर ये मार्केट का कैपिटलाइजेशन कम होगा तो ये रेशो डाउनवर्ड। टर्नओवर, वैसे तो टर्नओवर को हम लोग हमेशा सेल के नाम से जानते हैं। टर्नओवर फॉर अ शेयर इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। तो अगर मैं बात टर्नओवर की करता हूँ, तो शेयर्स की वैल्यू का जो ट्रेड किया जा रहा है, मतलब उनको बेचा और खरीदा जा रहा है, उसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेडेड बाय द प्राइस ऑफ शेयर। आपने जितने शेयर्स बेचे हैं मल्टीप्लाई बाय उनकी प्राइस। Now the second is turnover ratio. The turnover ratio compares the total value of shares traded on a stock exchange during a specific period. मतलब शेयर मार्केट में जितने भी हमारे शेयर्स हैं, इनका जो ट्रेड हुआ है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी जो हम वैल्यूएशन को देखते हैं, दैट इज नोन एज टर्नओवर रेशियो। इट शोज द ट्रेडिंग एक्टिविटी रिलेटिव टू द मार्केट। और ये जो रेशियो होती है हमेशा ये बताती है कि मार्केट के कंपेरेटिवली हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कितनी हुई है। सपोज करिएगा मार्केट 5 लाख करोड़ की है और ट्रेडिंग हुई है सिर्फ 50,000 की, तो डेफिनेटली ये जो 50,000 का नंबर है आउट ऑफ 5 लाख जो है, ये हमें बताएगा हमारा टर्नओवर रेशियो क्या है। प्रोडक्ट, अब शेयर मार्केट के अंदर हम लोग जब डील करते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो प्रोडक्ट्स होते होंगे जिनमें हम डील करते होंगे। जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हो, तो वहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप लोग सेल या परचेज करते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कौन से प्रोडक्ट हैं? फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट रीएलोकेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर। जितने भी सेवर्स हैं उनकी सेविंग को बिजनेस हाउसेस को देने का काम, मतलब एलोकेशन का काम जो होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट करती है। Saving are linked to the investment by variety of the intermediary through range of complex financial product called securities. अब जब आपका पैसा कंपनीज तक जाएगा और कंपनीज तक जाने में बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स को हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सिक्योरिटीज को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट है दैट यू कैन बाय, लाइक शेयर्स हो गए कंपनीज के, बॉन्ड्स हो गए गवर्नमेंट के, और इवन में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गए, ये सब हमारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे शेयर मार्केट के अंदर होते हैं, जिनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। दे हेल्प पीपल इन्वेस्ट देयर सेविंग एंड पोटेंशियली मेक मोर मनी ओवर। और कहीं ना कहीं ये लोगों की सेविंग्स को चैनलाइज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनकी सेविंग्स चैनलाइज होने के बाद एक प्रॉफिट के फॉर्म में रिटर्न में आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट पार्टिसिपेंट। अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि मार्केट कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। अब उस मार्केट में कौन कौन है जो हिस्सा लेते हैं? एक होते हैं इन्वेस्टर, ऑफ कोर्स जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर्स। इशूअर, वो कंपनीज जो मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को इशू कर रही है, इशूअर्स। और इंटरमीडिएटरीज, मतलब ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच में होते हैं, लाइक ब्रोकर्स। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, उसके लिए एक ब्रोकर होगा जो ब्रोकर के थ्रू ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो दे आर इंटरमीडिएटरीज। अब मार्केट के सेगमेंट कितने हैं? दैट मीन्स हमारी मार्केट एक होलसेल से रिलेट करती है, कैपिटल मार्केट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, और करेंसी डेरिवेटिव। नाउ द फर्स्ट इज होलसेल डेट मार्केट। ये जो होलसेल डेट मार्केट है ये 1994 में स्टार्ट हुई थी, जून में। दिस इज वेयर वेरियस डेट सिक्योरिटी, डेट मीन्स हम बॉन्ड्स उधार में डील करते हैं, इसमें उधार वाली सिक्योरिटीज में डील करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सारे के सारे हमारे बोरोइंग्स के बॉन्ड्स हैं। ये सभी के सभी हमारे एक तरीके से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखिएगा, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया डिबेंचर्स में, और पलट के उस पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ये सब वो हैं जिनमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपको उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और एक तरीके से कंपनी या गवर्नमेंट इस फॉर्म में आपसे पैसा उधार ले रही है। कैपिटल मार्केट, इसको नवंबर 1994 में स्टार्ट किया गया था। दिस सेगमेंट ऑपरेट यूजिंग द नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नीट, which is a computer based trading system। एक्चुअली नवंबर 1994 में जब इसे शुरू किया गया था तो नीट के थ्रू हुआ था। मतलब नीट एक आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में डील करते हैं।
यू कैन ट्रेड वेरियस सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स हो गया, वारंट्स हो गए, डिबेंचर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये हमारा 2000 जून में स्टार्ट हुआ था। इन दिस सेगमेंट इन्वेस्टर कैन ट्रेड द डेरिवेटिव विच आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। एक्चुअली इस मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो डेरिवेटिव में डील करते हैं। डेरिवेटिव्स होते क्या है? डेरिवेटिव्स को आप ये मान के चलेगा, ये हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसका जो प्राइस होता है किसी न किसी सेगमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर इंडेक्स हो गया है, स्टॉक ऑप्शंस हो गया। डेरिवेटिव से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। करेंसी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स ये जो है अगस्त 29 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ था। दिस सेगमेंट डील विद द ट्रेडिंग इन करेंसी डेरिवेटिव। और ये जो सेगमेंट है करेंसी डेरिवेटिव्स में डील कर रहा है, मतलब यूएस डॉलर इंडियन रुपी में डील किया जा रहा है और लेटर एक्सपेंड इंक्लूडिंग द करेंसी पेयर जैसे यूरो और इंडियन रुपी। स्टार्टिंग में ये जो मार्केट है हमारी अगस्त 29 2008 में जब स्टार्ट हुई थी तो ये सिर्फ इंडियन रुपी और यूएस डॉलर में ही डील करती थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करा, यूरो, इंडियन रुपी, पाउंड और इंडियन रुपी में डील करने लगे, जापानीज येन में और इंडियन रुपी में डील करने लगे इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सिंस अगस्त 31 2009। In simple terms, these segment provide platform for trading different types of financial product। अब अगर हम देखते हैं ये सारे के सारे आपके पास जो मार्केट्स है ये प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करने के लिए, चाहे वो डेप्थ हो, चाहे वो सिक्योरिटीज हो, कोई डेरिवेटिव हो या करेंसी हो। तो एक तरीके से आपके सामने चारों प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो सा प्रोडक्ट चाहते हो उस प्लेटफॉर्म में आप उसको डील कर सकते हैं। Now the topic is reforms in Indian securities market। Reforms means changes। आपको क्या लगता है जो आज हमारे सामने मार्केट है, क्या ये मार्केट शुरुआत से ऐसी थी? बिल्कुल भी नहीं। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मार्केट जो थी हमारी पहले आउटक्राई सिस्टम थी, जहां पर फिजिकली ब्रोकर्स जो होते थे इन्वेस्टर्स के साथ मिलते थे, डील करते थे। आज की डेट में ये ऑनलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर आज की डेट में आपको किसी भी ब्रोकर से फिजिकली जाके मिलने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उनसे डील कर सकते हैं। पहले 92 से पहले जहां आपके शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड जो थे फिजिकल फॉर्मेट में होते थे, आज की डेट में ये भी आपके पास वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर है, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर है। तो कुल मिला के ये कोई सारी चेंजेस एकदम तो नहीं होंगे। इसका मतलब शेयर मार्केट में जो चेंजेस हुए ग्रेजुअली हुए। तो ये चेंजेस हुए क्या क्या? क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर सेबी। एक्चुअली सेबी जो है ये एक बॉडी है जो मार्केट को कंट्रोल कर रही है। Established in 1992 to protect investors। सब इन्वेस्टर्स के साथ कोई चीट ना हो, इन्वेस्टर्स जो है कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो जाता है उसके साथ चीट हो, उसकी सुनवाई का हो। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1992 में सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था और इन्होंने इन्वेस्टर्स को तो प्रोटेक्ट किया ही क्या, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन का तो काम किया ही किया, साथ साथ मार्केट को भी इन्होंने रेगुलेट करा। मार्केट को प्रॉपरली रन करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, ब्रोकर से रिलेटेड बनाए, कंपनी से रिलेटेड बनाए। जो भी आप म्यूचुअल फंड मार्केट में ले रहे हो उसका पहले अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी फंक्शन करें। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएससी 1994। ये जो आपके सामने इंटरनेट ट्रेडिंग दिखाई दे रही है ये 1994 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। मेन इसका पर्पस था फास्टर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग को करना, रिड्यूस द ट्रेडिंग साइकिल। क्या आपको पता है पहले जो शेयर्स और पैसों का लेन देन होता था वो T+5 डेज के हिसाब से, जिसे आज रिड्यूस करके T+2 कर देंगे। अब ये T+5 या T+2 क्या है? T आपका ट्रेडिंग डे होता है और इसके अलावा +2 या +5 अगले वर्किंग डेज की क्वांटिटी। मतलब पहले क्या होता था, अगर आपने मंडे में डील करा तो मंडे तो आपका ट्रेडिंग डे हो गया। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपका कहीं जाके अगले 5 दिन और लेंगे। बट सैटरडे में तो मार्केट बंद हो गया, संडे में मार्केट बंद हो गया, तो ये कहीं आपकी जो डील फाइनलाइज होती थी नेक्स्ट मंडे होती थी। लेकिन जिसे रिड्यूस करके आज के डेट में इन्होंने T+2 में कर दिया। मतलब मंडे में अगर आप कोई ट्रेड करते हैं वो आपका ट्रेडिंग डे हो गया, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपका वो ट्रेडिंग सेटलमेंट हो जाएगी। जिस बायर ने शेयर्स खरीदे होंगे वेडनेसडे तक उसके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और जिस सेलर ने शेयर्स बेचे होंगे वेडनेसडे तक उसके सेलर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। डीमेटलाइजेशन, फिजिकल सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले क्या होता था, सारे के सारे शेयर्स वगैरह फिजिकल फॉर्म में होते थे, हार्ड फॉर्म में होते थे। आज के डेट में उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेन पर्पस क्या है? फास्टर और सेफर ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन,
फंड्स एंड सेल सेटअप टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। बहुत सारे फंड्स तैयार करे गए हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड हो गया है, बहुत सारे कस्टमर केयर सेल बनाए गए हैं। सेबी ने अपनी गाइडलाइंस इशू कर रखी है कि ताकि हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रमोट कर सकें अवेयरनेस को। ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कंपनीज अलाउड टू रेज फंड ओवरसीज। आज के डेट में जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनके पास परमिशन है, फॉरेन मार्केट से भी पैसा रेज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 2009 में इन्हें लॉन्च किया गया ताकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के बेस पर भी ट्रेडिंग की जा सके। आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 replaced old guideline to govern disclosed norms for issuing securities। आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 जब से आया तो एक तरीके से इसने पुरानी गाइडलाइन से नई गाइडलाइंस को रिप्लेस किया है। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक ब्रोकर्स होते क्या है। A stockbroker is a middleman who help client buying and selling securities like stock and bonds. They must be registered with SEBI Security Exchange Board of India and be a member of stock exchange। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ शेयर मार्केट है और इन्वेस्टर है। अब ब्रोकर जो होता है एक तरीके से हमारा लिंक का काम करता है शेयर मार्केट और इन्वेस्टर्स के बीच में। मतलब आप किसी भी शेयर मार्केट के अंदर बिना ब्रोकर के ना ही तो कोई शेयर बेच सकते हैं और ना ही कोई खरीद सकते हैं। अब ये ब्रोकर कौन होते हैं? बेसिकली ये जो ब्रोकर होते हैं, हम लोग ये मान के चल सकते हैं ये वो लोग होते हैं जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब कोई भी आदमी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि भैया मैं शेयर मार्केट का ब्रोकर हूं, उसके लिए आपको सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट सेबी रिक्वायर ऑफ स्टॉक ब्रोकर, अगर आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं तो आपसे सेबी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन। अ स्टॉक ब्रोकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, और उसके बाद सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि ये जो व्यक्ति ब्रोकर अपने आप को बता रहा है, जो कंपनी अपने आप को ब्रोकर बता रही है, ये ऑथेंटिक है। Compliance, they must follow the rules, regulations and bylaws of the stock exchange। जो भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन है ब्रोकर को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ फीस, दे मस्ट पे द रिक्वायर्ड फी फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो भी रजिस्ट्रेशन से कंसर्न फीस है, जितने भी अमाउंट की फीस है वो उन्हें पे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, दे मस्ट एड्रेस इन्वेस्टर्स कंप्लेंट प्रॉम्प्टली एंड इन्फॉर्म सेबी अबाउट द कंप्लेंट रिसीव्ड। अगर किसी भी ब्रोकर को किसी भी इन्वेस्टर की कोई कंप्लेन आती है तो ब्रोकर उस कंप्लेन को तो सॉल्व करेगा ही करेगा और उस कंप्लेन के बारे में सेबी को भी बताएगा। सेबी कंसीडर वेरियस फैक्टर व्हेन ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू स्टॉक ब्रोकर। सेबी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है जब भी किसी ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देता है। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी, द एप्लीकेंट मस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप इन स्टॉक एक्सचेंज। कि जो भी व्यक्ति ब्रोकरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करे। इंफ्रास्ट्रक्चर, दे शुड हैव द नेसेसरी ऑफिस स्पेस। कोई भी ब्रोकर जो अप्लाई कर रहा है उसके पास ऑफिस में स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए और स्टाफ भी होना चाहिए ताकि वो सारी की सारी ब्रोकिंग एक्टिविटीज को कर सके। एक्सपीरियंस, एनी पास्ट एक्सपीरियंस इन द सिक्योरिटीज बिजनेस इज कंसीडर। कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब उसके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस सिक्योरिटीज का हो। डिसिप्लिनरी हिस्ट्री, सेबी चेक इफ द एप्लीकेंट्स और एनी ऑफ देयर पार्टनर। सेबी इस बात को चेक करता है कि जिसने भी स्टॉक ब्रोकरशिप के लिए अप्लाई करा है वो एप्लीकेंट या उसको कोई पार्टनर या कंपनी का कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय कोई भी पास्ट में किसी भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में तो नहीं रहा। मतलब किसी ने भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन को फेस ना किया हो पास्ट में, ये चीज भी सेबी बहुत अच्छे ढंग से चेक करता है। एनएससी मेंबरशिप, अब इस स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको एनएससी की मेंबरशिप चाहिए, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन ले सकता है। There are no entry or exit barrier to the member of NSE। मतलब NSE का कोई भी मेंबर बन सकता है। Anybody can become a member by complying with the prescribed eligibility criteria। कोई भी मेंबर बन सकता है बशर्ते वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे और एग्जिट कर सकता है अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करके। द पर्सन एलिजिबल टू बिकम द ट्रेडिंग मेंबर, एक पर्सन कब एलिजिबल होता है ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए? फर्स्ट, अगर वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होनी कंपलसरी है।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। अगर पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सब्सिडीज ऑफ द बैंक एंगेज्ड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर कोई भी बैंक की सब यूनिट है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो भी मेंबर बन सकता है, और इवन देन बैंक फॉर करेंसी डेरिवेटिव भी मेंबर्स बन सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर फॉर न्यू मेंबरशिप, अब अगर आप एनएससी के मेंबर बनना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। रिमेंबर प्रोसेस जो भी होते हैं वो हमेशा ऑर्डर में याद किए जाते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सबमिशन। एप्लीकेंट फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द स्टॉक। अब जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो एक एप्लीकेशन फिल करेगा और वो एप्लीकेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कराएगा। इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन, applicants undergo an interview with the membership recommendation committee। इस बात को याद रखिएगा, इस वर्ड का बहुत जगह आगे लेक्चर में नाम आएगा, मेंबरशिप रेकमेंड कमेटी, दैट इज एमआरसी। अब जिसने भी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है उसका एक इंटरव्यू होगा एमआरसी कमेटी के आगे। दे मस्ट आल्सो क्लियर एन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू स्टॉक ब्रोकिंग एक्टिविटी, और उनका एक एग्जाम होगा स्टॉक ब्रोकिंग एक्टिविटी का, वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सच एज कैपिटल मार्केट मॉड्यूल। Recommendation by MRC. MRC evaluate applicants capabilities, commitment and financial standing। जब इंटरव्यू हो रहा है मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी का तो वो नॉर्मली जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज को देख रहे हैं, कमिटमेंट्स को और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को देख रहे हैं। रिकमेंडेशन आर फॉरवर्ड टू द एमएससी, मतलब मेंबरशिप सिलेक्शन कमेटी। अब एमआरसी जो है मेंबरशिप सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंडेशन भेज देते हैं। एमएससी अप्रूवल और रिजेक्शन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एमआरसी रिकमेंडेशन, और मेंबरशिप सिलेक्शन कमेटी जो है एमआरसी के रिकमेंडेशन पर ही एप्लीकेंट को या तो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। प्रोविजनल एडमिशन, upon MSc approval provisional admission is granted subject to certain condition like SEBI registration and fee submission। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी आपको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती, आपका पहले प्रोविजनल एडमिशन होगा, उसके लिए आपको सेबी में जो भी फीस है वो सबमिट करानी पड़ेगी। सेबी रेगुलेशंस, सेबी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स आर फॉरवर्डेड टू सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जितने भी एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिए जाते हैं। सेबी grants a registration certificate after verifying compliance with the prescribed norm। अब सेबी जो है सब डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। फी सबमिशन, एप्लीकेंट रेमिट प्रिस्क्राइब मेंबरशिप डिपॉजिट विद द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अब इसके बाद आपको एक टाइमलाइन दी जाती है, उस विद इन टाइमलाइन के आप लोगों को अपनी मेंबरशिप को लिए फीस को सबमिट कराना पड़ेगा। मतलब कोई भी एप्लीकेंट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फीस सबमिट कराएगा और तभी उसको मेंबरशिप राइट्स मिलेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी भी मेंबरशिप के लिए क्या फी है। एप्लीकेशन में हम लोग 10,000 रुपये देते हैं प्लस सर्विस टैक्स जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है। एडमिशन फीस सिंगल एक टाइम जाती है 5 लाख रुपए प्लस सर्विस टैक्स। एनुअल सब्सक्रिप्शन जाना होता है 1 लाख रुपए कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल के लिए 50,000 प्लस टैक्सेस। एडवांस मिनिमम ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है 1 लाख रुपए जाएगा प्लस टैक्सेस, और एडवांस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है करेंसी डेरिवेटिव में 50,000 प्लस टैक्सेस। आप लोग ये सारा का सारा डेटा, ये सारे के सारे फीस का अमाउंट लर्न कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आपको ये हेल्प करेगा। ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, अब यहां पर आते आते आपको जब सर्टिफिकेट मिलने वाला होता है तो उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेडिंग मेंबर्स मस्ट क्लियर रिलेवेंट ट्रेडिंग मॉड्यूल्स और एग्जामिनेशन। अब जो भी मेंबरशिप लेना चाहता है उसको ट्रेडिंग मॉड्यूल्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मॉड्यूल सीरीज 1 या करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट वगैरह। अनेबलमेंट फॉर ट्रेडिंग, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल फॉर्मेलिटीज एंड रिक्वायरमेंट द ट्रेडिंग मेंबर इज अनेबल टू ट्रेड ऑन द नीड सिस्टम। अब होता क्या है, ये सारा का सारा ट्रेडिंग लेने के बाद, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, फीस जमा कराने के बाद ही आप नीड सिस्टम पर ट्रेडिंग करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब ये नीड सिस्टम होता है क्या? एक्चुअली शेयर मार्केट का वो सॉफ्टवेयर जिस पर आप लोग काम करते हैं दैट इज नोन एज नीड सिस्टम। नाउ द टॉपिक इज सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप एट एनएससी। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने मेंबरशिप ले ली बट
फ्यूचर में उसको लगा कि मुझे मैं इसको आगे कंटिन्यू मेंबरशिप को नहीं कर सकता हूं, तो वो सरेंडर करने का भी राइट रखता है। XYZ Security decided to surrender its trading membership at NSE due to financial difficulties. एक XYZ सिक्योरिटीज है, उन्होंने डिसाइड करा है कि हम अपनी मेंबरशिप एनएससी को वापस कर देते हैं क्योंकि कंपनी के सामने या फर्म्स के सामने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है। दे सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट टू द एक्सचेंज ensuring all outstanding dues are clear. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक रिटन रिक्वेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में फाइल कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो सारे हमारे क्लियर हो गए, मतलब इनके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। द एक्सचेंज रिव्यूज देयर एप्लीकेशन, अब एक्सचेंज जो है इनकी एप्लीकेशन का रिव्यू करेगा, कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, और ये भी देखेगा क्या इस फर्म के ऊपर कोई पहले से इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग तो नहीं है और इन्वेस्टर्स के क्लेम तो नहीं कोई पेंडिंग है। अपॉन अप्रूवल XYZ सिक्योरिटी कैन नॉट री अप्लाई फॉर मेंबरशिप फॉर 1 ईयर। और अगर एक बार आपकी सरेंडरशिप को अप्रूवल मिल गया, आप दोबारा से मेंबर बनना चाहते हो तो 1 साल से पहले आप नहीं बन पाएंगे। मतलब एक बार आपने अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर दी तो रीज्वाइनिंग के लिए आपको 1 ईयर का वेट करना होगा। दे प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायर इक्विपमेंट रिट्राइव्ड फ्रॉम द एक्सचेंज। A public notification is issued for claim against XYZ security. इसके बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन को इशू किया जाएगा कि क्या किसी का XYZ के ऊपर कोई क्लेम है, एंड ड्यूज आर सेटल्ड फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स इफ एनी अमाउंट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। अगर कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होती है, XYZ सिक्योरिटी मस्ट पे विद इन 21 days टू अवॉइड फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट 21 दिन के अंदर अंदर आपको वापस करनी होगी, फर्म को वापस करनी होगी, ताकि फर्दर कोई भी कॉन्सिक्वेंस में वो ना आए। अब सरेंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आता है हाउ टू अप्लाई मेंबरशिप वांटिंग टू सरेंडर देयर मेंबरशिप मस्ट सेंड अ रिटन रिक्वेस्ट। अब जो भी लोग अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करना चाहते हैं वो एक रिटन रिक्वेस्ट फाइल करते हैं। बिफोर अप्लाइंग मेंबरशिप नीड टू मीट सर्टेन कंडीशन। अब अप्लाई करने से पहले आपकी कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे आपने अपने सारे ड्यूज को क्लियर करना है और कोई भी अगर कंप्लेन है उसको भी रिजॉल्व करना है। द एप्लीकेशन शुड कवर थिंग्स लाइक पास्ट इश्यूज, पेंडिंग पेमेंट। अगर एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जितने भी पास्ट इश्यूज हैं, कोई भी पेंडिंग पेमेंट है, कोई भी कंप्लेन है, इन सबको क्लियर करना होगा। एक्सचेंज डिसीजन, द एक्सचेंज कैन डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सरेंडर रिक्वेस्ट। अब इसके बाद आपकी सारा का सारा सरेंडर का जो डिसीजन है वो एक्सचेंज पर रहेगा कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। दे माइट ऐड एक्स्ट्रा रूल्स, और कई बार क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा रूल्स को भी वो ऐड कर देते हैं। Rejoining rule. A surrender member, their partner or main shareholder can't apply again for a year. अब जो सरेंडर मेंबर है, चाहे उसका कोई पार्टनर है या कोई शेयर होल्डर है, वो कोई भी 1 साल से पहले रीज्वाइनिंग नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स एंड इक्विपमेंट, मेंबर्स मस्ट प्रोवाइड देयर सेबी सर्टिफिकेट एंड कैंसिल सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन। मेंबर अपना सेबी का सर्टिफिकेट भी वापस करेगा और सब ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल करेगा। दे शुड आस्क द एक्सचेंज टू रिमूव देयर लीज लाइन्स। और मेंबर्स जो हैं एक्सचेंज से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी जो लीज लाइन है उसको रिमूव कर दी जाए। पब्लिक नोटिस एंड क्लेम, द एक्सचेंज टेल्स द पब्लिक टू मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द मेंबर इन अ न्यूज़पेपर। अब होगा क्या कि जो एक्सचेंज है न्यूज़पेपर में ये बात को निकलवाएगा कि अगर जो सरेंडर कर रहा है अगर उसके ऊपर किसी का कोई क्लेम बनता है तो वो इसको रेज कर सकते हैं। पे ऑफ, द एक्सचेंज चेक विद सेबी अबाउट एनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट। अब इसके बाद जितनी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट होती है उनको चेक किया जाता है। दे टेक द अमाउंट ऑन फ्रॉम द मेंबर डिपॉजिट, और मेंबर ने जितना भी डिपॉजिट पैसा करा हुआ होता है, अगर आपको ध्यान हो हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये अलग अलग अमाउंट देखी थी, इसमें जो भी पैसा फर्म के पास आया, सॉरी सेबी के पास आया होता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास आया होता है, वो उस पैसे से सारे के सारे ड्यूज को क्लियर किया जाता है। इफ देयर इज स्टिल मनी ऑन, द मेंबर हैज 21 days टू पे। और अगर इसके बावजूद भी कुछ पैसा बच जाता है तो 21 दिन के अंदर वो पे किया जाएगा। इफ नॉट, फर्दर एक्शन में बी टेकन। तो फाइनली हमारा हाफ चैप्टर यहाँ पर आकर वाइंड अप हो जाता है। आप इस चैप्टर को, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है, तो आप इसे हाफ हाफ में करिएगा। हाफ चैप्टर मेरा अपना टेंटेटिव आइडिया है लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा तैयार हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन। तो अगर आप देखिएगा हम लोग इस टॉपिक के अंदर ये स्टडी करेंगे कि जो भी हमारा स्टॉक मार्केट से सस्पेंशन होता है ये कितने टाइप का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। एक तो सस्पेंशन होता है मेंबर्स का और दूसरा सस्पेंशन होता है बिजनेस हाउसेस का।
नाउ द टॉपिक इज सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स, कि इनके हमारे रीजन क्या है। तो अगर मैं रीजन की बात करता हूँ किसी भी मेंबर की सस्पेंड होने की, तो सबसे पहले रीजन आता है मिसकंडक्ट, कोई भी फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी रूल को वायलेट करना, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो गया, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट ना करना, ये सारे के सारे वो रीजन है जिसकी वजह से मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। बिजनेस लाइक कंडक्ट, डीलिंग अंडर फिक्टिशियस नेम, स्प्रेडिंग र्यूमर, आप कोई भी फिक्टिशियस नेम से काम कर रहे हैं, कोई भी र्यूमर्स फैला रहे हैं, या मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अनफेयर डील कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं आपके अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में आती है। अनप्रोफेशनल कंडक्ट, ट्रेडिंग इन अनऑथराइज सिक्योरिटीज डीलिंग, जो शेयर्स हमारे अनऑथराइज्ड हैं अगर आप उनमें डील करते हैं तो ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। या आप इन्वॉल्व हैं उन ट्रांजैक्शंस में जो आपके सस्पेंशन पीरियड की है, तब भी ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट माना जाएगा। बिजनेस विद सस्पेंडेड मेंबर्स एम्प्लॉइज प्रोहिबिटेड बाय सेबी, और अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिसे सेबी ने ऑलरेडी सस्पेंड कर रखा है, तो ये भी अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एसोसिएट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स आर अकाउंटेबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर पार्टनर, एजेंट एंड एम्प्लॉय, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स है उनका कोई भी पार्टनर, एजेंट या एम्प्लॉय अगर ये कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो ट्रेडिंग मेंबर्स उसके लिए भी आंसरेबल है। सस्पेंशन फॉर फाइनेंशियल फेलियर, सस्पेंशन कैन अकर इफ द मेंबर फेल टू मीट मार्जिन और कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कोई मेंबर है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसका उस केस में भी सस्पेंशन किया जाएगा। मेंबरशिप रिमेन सस्पेंडेड अंटिल दे फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन, और मेंबरशिप हमारी तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक कि इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया जाएगा। अगर फाइनेंशियल ग्राउंड है तो जब तक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक मेंबर सस्पेंडेड रहेगा। कंडक्टिंग बिजनेस दैट हार्म द एक्सचेंज, प्रीजुडिशियल बिजनेस मतलब ऐसा कोई बिजनेस करना जो हमारे एक्सचेंज को हार्म करे। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेडिंग मेंबर रैपिडली sell large volume of shares to artificially lower prices causing panic among investors, एक ट्रेडिंग मेंबर है उसने आर्टिफिशियली लोअर प्राइस पर अपने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए जिससे कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है। मेकिंग ट्रांजैक्शंस टू डिस्टर्ब मार्केट, और अगर आप कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे कि मार्केट डिस्टर्ब होती है तो ये भी आपके सस्पेंड का रीजन होगा। अनवारंटेबल बिजनेस, a trading member consistently trade stock beyond their financial capabilities, एक ट्रेडिंग मेंबर ऐसा है वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से ज्यादा डील कर रहा है, एंड लीडिंग टू मार्केट इनस्टेबल, और इससे मार्केट इनस्टेबल हो रही है। मेकिंग एक्सेसिव परचेज और सेल बियॉन्ड फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये भी आपका बिजनेस सस्पेंड करेगा। अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन, बीइंग फाइनेंशियली अनस्टेबल पोजिंग रिस्क टू क्रेडिटर्स टू द एक्सचेंज, आपकी फर्म फाइनेंशियल अनस्टेबल है और ये आपके क्रेडिटर्स के लिए एक रिस्क है। अ ट्रेडिंग मेंबर फेल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर कोई भी ट्रेडिंग मेंबर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब अपने फाइनेंशियल प्रॉमिसेस नहीं कर पाता है तो और मार्केट की सेफ्टी को हैम्पर करता है तो इससे भी बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाए। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बिजनेस के सस्पेंड होने के कितने हमारे रीजंस हैं, लेकिन इस सस्पेंशन का रिमूवल कैसे? The suspension continue until the relevant authority permit the trading member to resume business, और ये सस्पेंशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अथॉरिटी दोबारा से बिजनेस को रीस्टार्ट करने की परमिशन ना दे। इट कैन बी लिफ्टेड अपॉन मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स सेट बाय द अथॉरिटी सच एज पेइंग अ डिपॉजिट और फुलफिलिंग सर्टेन ऑब्लिगेशन, ये सिर्फ तब होगा जब अथॉरिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स को मेंबर्स फुलफिल करेंगे। वो रिक्वायरमेंट कोई डिपॉजिट्स को पे करना है या कोई सर्टेन रूल्स रेगुलेशन या ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है। नाउ द टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन, हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है बट उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट, लॉस ऑफ मेंबरशिप राइट, सस्पेंडेड मेंबर्स लॉस ऑल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जितने भी हमारे सस्पेंडेड मेंबर्स हैं उनके सारे राइट्स और प्रिविलेजेस खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द सस्पेंडेड पीरियड, इवन देन उनका वोटिंग राइट भी उनसे छीन लिया जाता है। क्रेडिटर राइट अनइफेक्टेड, लेकिन जिन लोगों ने मेंबर से पैसा लेना है उनका राइट अनइफेक्टेड रहता है। क्रेडिटर राइट्स रिमेन इन एक्ट डिपॉजिट द सस्पेंशन, मींस अगर आपकी फर्म सस्पेंड हो चुकी है, किसी व्यक्ति की फर्म सस्पेंड हो चुकी है और वो क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं दे पा रहा है
तो क्रेडिटर्स उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं जबकि वो सस्पेंडेड है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, दे मस्ट फुलफिल एनी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई सस्पेंडेड फॉर्म है उसके बावजूद भी उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग अधूरे कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करेंगे। प्रोहिबिशन ऑन फर्दर बिजनेस, दे कैन नॉट कंडक्ट एनी न्यू ट्रेड और बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो कोई भी नया बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे ड्यूरिंग सस्पेंडेड पीरियड। रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग विद सस्पेंडेड मेंबर, अदर ट्रेडिंग मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग विद द सस्पेंडेड मेंबर, मतलब आप किसी भी सस्पेंडेड मेंबर से डील नहीं करेंगे तो सस्पेंडेड मेंबर की पोजीशन क्या होगी, फर्दर वो बिजनेस कर नहीं सकता क्योंकि वो सस्पेंड है और पीछे क्रेडिटर्स पैसे मांग रहे हैं और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स उसको पूरे करने हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही पैथेटिक और पेनफुल पोजीशन है। नाउ द टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सपल्शन। एक्सपल्शन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है सस्पेंशन से थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। Forfeiture of membership, right? Expelled member lose all trading membership rights and privileges, कि जितने भी ट्रेडिंग मेंबरशिप राइट्स है वो सब के सब इससे ले लिए जाते हैं एक्सपर्ट मेंबर से। एनी क्लेम और एक्सचेंज प्रॉपर्टी और फंड्स, वेकेशन ऑफ ऑफिस, एनी पोजीशन हेल्ड बाय एक्सपर्ट मेंबर्स बिकम वेकेंट, और जो भी एक्सपर्ट मेंबर है उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाती है। क्रेडिटर्स राइट अनइफेक्टेड, क्रेडिटर्स राइट आर नॉट इंपैक्टेड बाय द एक्सपल्शन, जैसे कि हमारे सस्पेंडिंग में हुआ था कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमसे पैसों की डिमांड पूरी कर लेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एक्सपेल मेंबर मस्ट फुलफिल एनी आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है वो भी पूरी करी जाएगी। Restriction on dealing with expert members. Other trading members are prohibited from transaction with the suspended or expert members. कि जितने भी सस्पेंडेड या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं आप उनसे भी कोई भी डील नहीं कर पाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्ट, नाउ द टॉपिक इज कि कोई भी जो डिफॉल्टर है स्टॉक एक्सचेंज कैसे उसे डिक्लेयर करता है। अ ट्रेडिंग मेंबर मे बी डिक्लेयर अ डिफॉल्टर इफ दे फेल टू मीट ऑब्लिगेशन, किसी भी ट्रेडिंग मेंबर को डिफॉल्टर तब कहा जाता है जब वो अपने ऑब्लिगेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता। एडमिट इनएबिलिटी टू फुलफिल ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को पूरा ना कर पाए। फेल टू पे ड्यूज, अपने ड्यूज ना दे पाए। और फेल कंप्लाई विद द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। If declared a defaulter by another recognized exchange or if the registration certificate is cancelled by SEBI, या ये है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज उसको डिफॉल्टर मेंबर को डिक्लेयर कर दे, एनएससी बीएससी कोई भी कर सकता है, इसके अलावा सेबी का सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका हो, दे मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एक्सचेंज आफ्टर हियरिंग, और उसके बाद इन्हें एक्सचेंज से बाहर कर दिया जाता है। इमीडिएट विड्रॉल ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी अकर अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपल्शन, और जैसे ही सेबी को ये पता लगता है कि एक्सपल्शन हो गया है या कोई भी डिफॉल्ट हो चुका है तो उसी टाइम उसकी सारी की सारी जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है उन सबको विड्रॉ कर लिया जाता है। नाउ द टर्म इज ऑथराइज्ड पर्सन। John is appointed as an authorized person by XYZ Trading. XYZ Trading ने जॉन को एक authorized person अपॉइंट करा है। He can assist clients in accessing the trading platform. और जॉन जो है अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, बट कैन नॉट चार्ज देम डायरेक्टली, लेकिन वो उनसे कभी भी डायरेक्टली पैसा चार्ज नहीं कर सकता। तो ट्रेडिंग मेंबर्स कैन अपॉइंट ऑथराइज्ड पर्सन टू प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स जो है अपॉइंट कर सकते हैं ऑथराइज्ड पर्सन को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। ऑथराइज्ड पर्सन कैन रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर, जैसे जॉन जो है पैसा XYZ ट्रेडिंग से लेगा मगर वो किसी भी क्लाइंट से पैसा डायरेक्टली नहीं ले सकते। सब ब्रोकर, एबीसी ट्रेडिंग वांट टू अपॉइंट सब ब्रोकर, एबीसी जो है सब ब्रोकर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। दे सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ सब ब्रोकर एग्रीमेंट, और जो सब ब्रोकर बनना चाह रहे हैं उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे इवन इन सब ब्रोकर एग्रीमेंट के साथ एप्लीकेशन सेबी के रजिस्ट्रेशन। सब ब्रोकर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन ट्रेडिंग मेंबर्स एंड क्लाइंट, जो सब ब्रोकर होते हैं वो ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लाइंट के बीच के एक इंटरमीडिएटरी होते हैं। दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सी, चाहे ब्रोकर है या सब ब्रोकर है इन दोनों को सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। कैन ओनली बी एसोसिएटेड विद वन ट्रेडिंग मेंबर, और सेबी से रजिस्टर्ड होने के बाद एक सब ब्रोकर सिर्फ एक ही ट्रेडिंग मेंबर से साथ कोऑपरेट कर सकता है, एसोसिएट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सब ब्रोकर, अब अगर किसी को सब ब्रोकर बनना हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सब ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट।
सब ब्रोकर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी हो सकती है। इंडिविजुअल मस्ट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट सच एज बिगिनिंग एटलीस्ट 21 ईयर ओल्ड, नॉट हैविंग ए क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर कोई इंडिविजुअल सब ब्रोकर बनना चाहता है तो उसकी एज एटलीस्ट 21 ईयर होनी चाहिए, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में वो ना हो, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी टारगेट जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड है उतनी होनी चाहिए। Sarah wanted to become a sub-broker. She ensures she meet the eligibility criteria by SEBI, including being at least 21 years, having a clean record. Registration of sub-broker. पिछली स्लाइड में हम लोगों ने सब ब्रोकर का मीनिंग पढ़ा, हम लोगों ने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा, अब है रजिस्ट्रेशन के बारे में। सब ब्रोकर मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। जो सब ब्रोकर होते हैं उन्हें अपने आप को सब ब्रोकर की आइडेंटिटी देने के लिए सेबी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, आप लोग हैं, आप लोग क्लास 12th पास हैं, आपकी आइडेंटिटी आपको सीबीएसई से मिलने वाली मार्कशीट है बिफोर दे कैन बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज। सेबी ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब सेबी जो है सब ब्रोकर को जब भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन देगा, कोई सर्टिफिकेट देगा, तो उसके पीछे सेबी की कुछ कंडीशंस है, लाइक पेइंग फीस, जितनी भी रिक्वायर्ड फीस है एक सब ब्रोकर को सेबी को देनी होगी, एड्रेसिंग इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस प्रॉम्प्टली, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को प्रॉम्प्टली सुनना होगा, एंड ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर। Alex want to become a sub broker. Alex जो एक सब ब्रोकर बनना चाहते हैं, he submits required document to the stock exchange। और सब ब्रोकर बनने के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कराए गए हैं, विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग मेंबर। आफ्टर वेरिफिकेशन द एक्सचेंज फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू सेबी। और वेरिफिकेशन के बाद जो एक्सचेंज है एप्लीकेशन को सेबी को ट्रांसफर करता है। वंस रजिस्टर्ड, एक बार अगर ये रजिस्टर्ड हो गए, एलेक्स कैन स्टार्ट द सब ब्रोकरशिप। When a trading member or sub broker want to cancel sub broker registration, they need to provide। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि सब ब्रोकर कौन होते हैं, उनको सब ब्रोकर कहने का मतलब ये होता है कि उनके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर सब ब्रोकर चाहते हैं कि उनकी सब ब्रोकरशिप कैंसिल हो जाए तो उन्हें क्या करना होगा? रिक्वेस्ट लेटर, a letter from the trading member requesting surrender of the sub broker registration। इनको ट्रेडिंग मेंबर से लेटर लेना होगा जिसमें ये अपनी सब ब्रोकरशिप के सरेंडर के बारे में बात। अंडरटेकिंग, अ स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर कंफर्मिंग द रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन। और ट्रेडिंग मेंबर से एक स्टेटमेंट लेनी होगी जिसमें ये अपनी रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कैंसिलेशन को लेकर। सरेंडर एप्लीकेशन, इफ द सब ब्रोकर इज रीचेबल दे मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर सरेंडरिंग द रजिस्ट्रेशन। और सब ब्रोकर जो हैं अगर रीचेबल हैं तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार को देंगे। टर्मिनेशन नोटिस, इफ द सब ब्रोकर इज अनरीचेबल अ कॉपी ऑफ द टर्मिनेशन नोटिस सर्व टू देम। अगर सब ब्रोकर अनरीचेबल है तो उनको एक टर्मिनेशन की नोटिस दिया जाएगा अलोंग विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी बाय द ट्रेडिंग मेंबर। और ये जो है ट्रेडिंग मेंबर की तरफ से दिया जाएगा विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी। The application for surrender should be made 30 days or move after sending the termination notice। Public notification or notice in a local newspaper where a sub broker work informing investor। अब जिस लोकल एरिया के सब ब्रोकर हैं जहां पर ये काम करते हैं वहां के लोकल न्यूज के अंदर इनके टर्मिनेशन की न्यूज को प्रिंट कराया जाएगा, सरेंडर की न्यूज को प्रिंट कराया जाएगा। SEBI registration certificate, original certificate of the registration issued by SEBI for the sub broker, if lost a FIR copy along with the affidavit must be submitted। वैसे तो रूल ये कहता है कि जो भी सब ब्रोकर होगा वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेबी को वापस करेगा क्योंकि वो अब अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर रहा है। सरेंडर कैसे कर रहा है? वो अपना सर्टिफिकेट सेबी को वापस कर रहा है। लेकिन इन केस अगर ये सर्टिफिकेट खोया जाता है तो फिर एक उसकी FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी जिसमें ये बताना पड़ेगा कि आपका सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो चुका है, खो चुका है, और इसके साथ एक एफिडेविट भी जमा कराना होगा। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग सेबी एक्शन, a declaration from the trading member stating that SEBI has not taken any action against the sub broker। और एक ये डेक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सेबी ने सब ब्रोकर के अगेंस्ट अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। पैन कार्ड ऑफ द सब ब्रोकर सर्टिफाइड बाय द ट्रेडिंग मेंबर, और पैन कार्ड की एक कॉपी जो है सब ब्रोकर की सबमिट होगी विद द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। दैट मींस ट्रेडिंग मेंबर उस पैन कार्ड की कॉपी को सर्टिफाइड करेंगे।
क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन की। एग्रीमेंट साइन, क्लाइंट एंड ट्रेडिंग मेंबर साइन एन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड बाय एनएससी। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ट्रेडिंग मेंबर के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और ये एग्रीमेंट जो है ट्रेडिंग मेंबर अपने पर्सनल ग्राउंड के डॉक्यूमेंट्स पे नहीं कराएगा। ये एग्रीमेंट जो है एनएससी के अकॉर्डिंग होगा। इट कवर्स ट्रेडिंग रूल्स, इसमें सारे ट्रेडिंग रूल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ट्रेड स्टॉक थ्रू अ ब्रोकर यू बोथ साइन एन एग्रीमेंट। अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट दोनों को साइन करने पड़ेंगे, क्लाइंट को भी और ब्रोकर। केवाईसी रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग मेंबर गैदर क्लाइंट इंफॉर्मेशन लाइक रिस्क प्रोफाइल। अब जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं वो क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो रिस्क है, फाइनेंस है, आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है। दे आल्सो नीड फोटोग्राफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसके अलावा उन्हें फोटोज भी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, योर ब्रोकर आस्क फॉर योर आईडी। आपका जो ब्रोकर है वो आपके आईडी कार्ड मांग रहा है, एड्रेस प्रूफ मांग रहा है। मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट, ट्रेडिंग मेंबर इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट ट्रेडिंग डिटेल। अब जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो होती है फिर ट्रेडिंग डिटेल देते हैं। सेबी रजिस्ट्रेशन एंड द रिस्क इन्वॉल्व, और सारा का सारा इसमें जितना भी रिस्क है उसके बारे में बता दिया जाता है। योर ब्रोकर एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड द रोल इन द मैनेजिंग। जो ब्रोकर है वो स्टॉक ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करने इसके बारे में देखते हैं। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ट्रेडिंग मेंबर प्रोवाइड क्लाइंट विद द डॉक्यूमेंट ऑफ लाइनिंग ट्रेडिंग रिस्क। अब जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं वो क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें ट्रेड के रिस्क के बारे में होता है, सारी चीजें बताई होती है कि इस लाइन में ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क है, विच क्लाइंट मस्ट साइन। और ये जो रिस्क एग्रीमेंट है ये क्लाइंट साइन करेगा। फॉर एग्जांपल, योर ब्रोकर गिव यू अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके ब्रोकर ने एक डॉक्यूमेंट दिया है दैट द इन्वेस्टमेंट इन मार्केट रिस्क इज सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस। आप इसमें किसी भी चीज की गारंटी मत करिएगा और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अवॉइडिंग डिफॉल्ट, ब्रोकर शुडंट नोइंगली डील विद द क्लाइंट हु हैड डिफॉल्टेड एल्सवेयर। ब्रोकर कभी भी उन क्लाइंट्स के साथ डील ना करे जो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अ ब्रोकर वॉन्ट एक्सेप्ट ऑर्डर फ्रॉम समवन हु हैव टू डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। ब्रोकर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से ऑर्डर रिसीव ना करे जो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, क्लाइंट रिसीव कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। जैसे ब्रोकर को सेबी से सर्टिफिकेट मिलते हैं ऐसे क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ट्रेडिंग मेंबर रेगुलरली रिव्यू क्लाइंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितने भी ट्रेडिंग मेंबर हैं वो क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रोज रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आफ्टर साइनिंग अप विद अ ब्रोकर, ब्रोकर जो है साइन करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वापस ले सकते हैं। एंड योर ब्रोकर चेक योर फाइनेंशियल इन्फो फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आपका जो ब्रोकर है टाइम टाइम पर आपके फाइनेंशियल इन्फो को चेक करेगा कि जो इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल इतना साउंड है या नहीं है, जो क्लाइंट है वो इतना साउंड है या नहीं है कि डील कर सके। By following these steps, broker ensure a transparent and complaint process for client. अब इन सब स्टेप्स के बाद ब्रोकर जो होते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि अब सारा का सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है। नाउ द टॉपिक इज यूनिक क्लाइंट कोड। एक्चुअली यूनिक क्लाइंट कोड होता है क्या, देखो नाम से ही पता लगता है। क्लाइंट का एक अपना यूनिक कोड, ये कुछ ऐसा सा कोड होता है जैसे आधार कार्ड। अब आधार कार्ड दुनिया में हर एक व्यक्ति का अलग होगा। मिस्टर एक्स के नाम पे हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लेकिन आधार कार्ड तो सबका अलग होगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक ही नाम के होते हैं तो सबके लिए एक यूनिक क्लाइंट कोड जनरेट किया जाता है। सेबी रिक्वायर ब्रोकर टू असाइन यूनिक क्लाइंट कोड टू ऑल क्लाइंट्स। सेबी ब्रोकर को हमेशा ये कहते हैं कि अपने क्लाइंट्स को आप एक यूनिक क्लाइंट कोड दें। दे मस्ट ऑल्सो कलेक्ट एंड मेंटेन क्लाइंट पैन नंबर। और जो क्लाइंट कोड दिया जाएगा उससे पहले क्लाइंट से पैन नंबर लिया जाए। अब ये पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर हर एक व्यक्ति का एक इंडिपेंडेंट नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट किया जाता है। वेरिफिकेशन एंड अपडेट, ब्रोकर वेरीफाई क्लाइंट डॉक्यूमेंट फॉर एक्यूरेसी एंड रिटेन कॉपी। ब्रोकर जो है जितने भी क्लाइंट है उनके डॉक्यूमेंट्स को की एक्यूरेसी को चेक करे और उनकी एक कॉपी अपने पास रखे। दे प्रोवाइड पैन यूसीसी टू स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। और ऑर्डर को प्लेस करने से पहले उन्हें पैन की कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और यूसीसी को स्टॉक एक्सचेंज को देना होगा। एक्सचेंज मेंटेन अ क्लाइंट डेटाबेस सबमिटेड बाय ब्रोकर। और ब्रोकर जो है जब एक्सचेंज को अपने क्लाइंट के बारे में जो भी इंफो देता है एक्सचेंज उस इंफो को अपने पास भी मेंटेन करते हैं।
अब आ जाता है आपका मार्जिन रिस्क मैनेजमेंट। ब्रोकर नीड ए सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू गार्ड अगेंस्ट क्लाइंट डिफॉल्ट। देखो, जितने भी ब्रोकर होते हैं उनकी सबके लिए प्रॉब्लम होती है कि कहीं क्लाइंट डिफॉल्टर ना हो जाए। अब क्लाइंट ने एक डील करी और क्लाइंट डिफॉल्टर हो गया तो ब्रोकर का नाम खराब हो जाता है। तो मार्जिन आर क्रूशियल फॉर दिस, इसीलिए मार्जिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। Broker decide the margins amount from and collection method, keeping it separate in client bank account. ब्रोकर क्या करते हैं, अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनसे डील होते ही मार्जिन मनी ले लेते हैं और उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट मार्जिन आर यूज फॉर पेमेंट, और अगर मान लिया कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हो जाता है तो मार्जिन उन पेमेंट को कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, if a client want to modify or cancel an order before it is executed, किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर क्लाइंट उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो वो हो सकता है। ब्रोकर में आस्क फॉर रिटर्न डिटेल एंड प्रोवाइड कंफर्मेशन टू द क्लाइंट, और जो ब्रोकर है वो एक रिटर्न डिटेल मांगते हैं क्लाइंट से उस चीज के कंफर्मेशन। दे इन्फॉर्म क्लाइंट दैट मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन मे नॉट बी पॉसिबल इफ द ऑर्डर इज ऑलरेडी ट्रेडेड। लेकिन अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, प्रोसेस में जा चुका है, तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कंफर्मेशन, देखो आप लोगों ने जो भी शेयर मार्केट से शेयर्स बेचे हैं या शेयर्स खरीदे, आपके पास उसका कंफर्मेशन तो आना चाहिए। तो ये जो कंफर्मेशन आता है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में आता है। ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू क्लाइंट कंफर्मिंग ट्रेड डन ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेड। जितने भी ब्रोकर होते हैं वो अपने क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं कि उनकी जो ट्रेडिंग है वो हो चुकी है। इट इंक्लूड ब्रोकर डिटेल, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, इसमें सब ये चीजें पूछी जाती हैं प्राइस ब्रोकरेज। Preservation and compliance. Broker keep a duplicate of contract note for at least 5 years. अब देखिए सीधी सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर के साथ होता है ब्रोकर उसको एटलीस्ट 5 ईयर अपने पास 5 साल तक रखता है। दे एंश्योर प्रॉम्प्ट इशुएंस विद इन 24 आवर्स, एडेयंस टू प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड सेपरेट डिस्प्ले। और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं एक तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्म में करने होते हैं, चाहे वो पेमेंट ऑफ स्टैम्प है, ड्यूटी, सेपरेट डिस्प्ले है, ये कुछ भी है। ब्रोकरेज चार्जेस, नाउ द टॉपिक इज, हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं ब्रोकर ब्रोकर, बट ब्रोकर जो काम करते हैं उनके चार्जेस क्या है। व्हेन यू बाय और सेल स्टॉक थ्रू अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, द ब्रोकर इज अ फ्री चार्ज। जब भी हम किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो ब्रोकर जो होते हैं फीस चार्ज करते हैं। मैक्सिमम ब्रोकेज जो है 2.5% है, लेकिन ये है किस चीज की, टोटल वैल्यू ऑफ योर ट्रेड, आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसका 25% है, एक्सक्लूडिंग एनी एडिशनल फीस। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 शेयर्स का ट्रेड करा है 50 के हिसाब से, आपकी जो मैक्सिमम ब्रोकेज है वो 12,500। सेग्रीगेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट कीप योर मनी सेपरेट फ्रॉम देयर। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग मेंबर्स के पास खुद के पास पैसा होता है और इसके बाद अलावा ट्रेडिंग मेंबर्स के पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी मार्जिन मनी भी आती है, ब्रोकरेज से भी पैसा आता है। तो अल्टीमेटली अपना पैसा और इन सब चीजों के पैसे के लिए वो अलग अकाउंट बनाते हैं। दे शुड हैव वन बैंक अकाउंट फॉर योर फंड्स। आप लोगों के फंड्स के लिए ट्रेडिंग मेंबर के पास एक अलग से अकाउंट होता है एंड अनदर फॉर देयर ओन, और दूसरा अकाउंट अपने लिए होता है। दिस एंश्योर दैट योर मनी इज यूज्ड ओनली फॉर योर ट्रेड, नॉट मिक्स विद ट्रेडिंग मेंबर। अब जब अकाउंट अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली जो आपके ऊपर लगने वाला पैसा है वो आपके ऊपर लगेगा, और जो दूसरी फर्म का पैसा दूसरी फर्म पे लगेगा, तो अल्टीमेटली पैसा आपस में मिक्स नहीं होगा। ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट के पैसे का यूज नहीं करेंगे और क्लाइंट के पैसों में ट्रेडिंग मेंबर के पैसे का यूज नहीं होगा, तो एक तरीके से ये पैसा हमारा मिक्स नहीं होगा। नाउ द टॉपिक इज इन्वेस्टर सर्विस सेल, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर्स, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड होता है या किसी भी किस्म का कोई भी ग्लिच आता है तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ करेगा, वो करेगा इन्वेस्टर सर्विस सेल। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद ट्रेड यू हैव मेड थ्रू अ ब्रोकर, आपने कोई एक ट्रेड करा है ब्रोकर के थ्रू और या कंपनी के साथ कोई ट्रेड करा है बट उसमें कोई प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट द इन्वेस्टर सर्विस सेल, आप डायरेक्ट इन्वेस्टर सर्विस सेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दे विल पास ऑन योर कंप्लेंट टू द ब्रोकर, वो आपकी कंप्लेंट ब्रोकर पे ट्रांसफर करेंगे फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, और ब्रोकर से डिमांड करेंगे इस कंप्लेन को क्लैरिफाई करने के लिए। द इन्वेस्टर सर्विस सेल मेक श्योर योर कंप्लेन गेट सॉर्टेड आउट क्विकली, और इन्वेस्टर सर्विस सेल हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो कंप्लेन है वो बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट हो। बट इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द ब्रोकर दैट कांट बी फिक्स्ड डायरेक्टली, और अगर ब्रोकर और आप में कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो उसको इजीली फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। द इन्वेस्टर सर्विस
सेल जो है might suggest using the exchange arbitrary process. For example, let's say you think your broker overcharge you on a trade. आपको ये लगा कि जो आपका ब्रोकर है वो आपसे ओवर चार्जिंग कर रहा है, मतलब जो स्टैंडर्ड रेट हो उससे भी फालतू आपसे चार्जेस ले रहे हैं, एंड डिसएग्री. इन दैट केस आर्बिट्रेशन हेल्प सेटल द डिस्प्यूट. और बाद में वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, तो जो आपका आर्बिट्रेशन है ये आपके उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा. कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट. देखिए किस सीधी सी बात है, जब भी कोई हम म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखते हैं या कोई शेयर्स का ऐड देखते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगी कि कंपनी अपनी मर्जी से जो मर्जी ऐड में दे दे. बिल्कुल नहीं ऐसा. देखिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐड देने के कुछ कंडीशंस होती है. ट्रेडिंग मेंबर ऑफ एक्सचेंज व्हाइल इशूइंग एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया हैव टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट. अगर कभी कोई ट्रेडिंग मेंबर जो है एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं मीडिया में, तो उसको कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट को फॉलो करना होगा. इन परसुएंस ऑफ दैट अ कॉपी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट हैज टू बी सबमिटेड टू द एक्सचेंज. और जो भी हम ऐड दे रहे हैं उसकी एक कॉपी एक्सचेंज में हमेशा सबमिट होगी टू गेट अ प्रायर अप्रूवल बिफोर इट्स इशू पब्लिकेशन. मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड का या स्टॉक का आप ऐड ऐसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं. आपको पहले उसकी एक कॉपी जो है एक्सचेंज में देनी होगी. वहां से अगर उसका अप्रूवल आ जाता है तभी आप उस ऐड को दे सकते हैं. मतलब कोई भी ऐड बिना सेबी की परमिशन के नहीं चलाया जा सकता. एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज होनी चाहिए? नेम ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एड्रेस, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टॉक ब्रोकर आईडी, इंफॉर्मेशन विच इज एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट. और वो सारी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल एक्यूरेट है, फेयर है और क्लियर है. स्टैंडर्ड वार्निंग इन लेजिबल फॉन्ट, मिनिमम 10 फॉन्ट. मतलब जो भी हम एक स्टैंडर्ड वार्निंग देते हैं वो स्टैंडर्ड वार्निंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. ये जो हमारी वार्निंग होती है ये मिनिमम 10 फॉन्ट साइज में होनी चाहिए. नो एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड शैल बी मेड टू द स्टैंडर्ड वार्निंग. ना ही तो आप इस वार्निंग में कोई वर्ड ऐड करेंगे, ना ही आप इसमें कुछ कम करेंगे, ना ही आप इसमें इज़ार इब्दा की कोई भी चेंजेस करेंगे. तो जो वार्निंग आपको सेबी की तरफ से बताई गई है हर ऐड में देनी है कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और मिनिमम 10 फॉन्ट साइज में होगा, तो ये आपको करना ही है. In case the mode of advertisement is SMS, message, pop-up, etc., the details such as full name, logo, full registration office, SEBI registration number, standard discrimination are not mentioned, then official website hyperlink has to be provided. अगर आप कभी एडवर्टीजमेंट एसएमएस वगैरह के थ्रू देते हैं, आप उसमें पूरा नाम नहीं दे सकते हैं, लोगों का एड्रेस में दिक्कत है या किसी भी चीज में दिक्कत है, तो आप सीधी सी बात है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा. क्या आप जानते हैं कम्युनिकेशन का एक रूल होता है फीडबैक, और ये फीडबैक आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं. आपके कमेंट में दिए जाने वाले फीडबैक से ही हम लोग अगली वीडियोस को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. इसलिए कमेंट जरूर कीजिए. चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं. एडवर्टीजमेंट या मटेरियल शेल नॉट कंटेन, मतलब एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए. एनीथिंग विच इज अदरवाइज